अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और उसके बाद जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू था वो वही साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप थी। उन्होंने आज साकिब निसार साहब को चार्ज शीट किया और उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब आज नहीं तो कल आपको सच बताना पड़ेगा, बेहतर होगा कि आप अभी बता दें। उन्होंने कहा कि 3 सवाल हैं आपसे, आप बताएं आपको किसने मजबूर किया कि मुझे और नवाज शरीफ साहब को सज़ा दे, किसने कहा कि इमरान खान को लाना है और वो कौन था जिसको आप बतौर चीफ जस्टिस इनकार नहीं कर सके। बुनियादी तौर पर ये सारा मलबा जो है ये अब अदलिया के ऊपर आ रहा है और ज़ाहिर है कि तनकीद का ये पहलू जो है ये अब बढ़ता चला जा रहा है। इसका हल क्या है, क्योंकि ये अगर इस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं और अदारा जाती जो इन्हितात है वो फिर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल के अंदर अदालत का या दीगर अदारों का अपना एक वक़ार होता है, अपनी एक क़ुव्वत होती है, रियासत जो है उसके ये अहम सतून होते हैं और अगर उन्हीं को सवालिया निशान बना दिया जाए तो फिर निज़ाम जो है वो किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से जो एक गैर जानिबदारी है और जो इंसाफ को मुहैया करना है वो मुमकिन हो पाएगा। ये बड़ा बुनियादी और अहम अंसर है। मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, उनसे बात करते हैं। शाइख उस्मानी साहब, आज जो ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बात की है इस ऑडियो टेप को लेकर आप क्या महसूस करते हैं, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो इस तरीके से पूरा अदलिया का जो वक़ार है वो इन क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। देखिए, एक दफ़ा एक आदमी जज नहीं होता तो फिर उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। जब तक कि वो जज है यकीनन उसकी जो बात होती है वो सही, वो उसको सही समझा जाता है। अब वो चीफ जस्टिस नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है। अगर उन्होंने कोई गलत बयानी या कोई ऐसी चीज़ कही जो कि सही नहीं थी और जो कि अब मंजर आम पे आई है, तो अब उसके लिए एक आपको कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। तो उस सूरत में वो चीज़ सामने आएगी। अगर आप उनसे कहें कि जी आप आ जाएं सामने, तो वो क्यों आएंगे सामने? कोई उनकी जगह पे कोई और होगा तो वो भी नहीं आएगा। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है मरीम नवाज साहिबा ने, और वो ये चाहती ये है कि किसी तरीके से कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए, कोर्ट खुद नोटिस ले ले और ताकि कोर्ट कुछ कार्रवाई कर दे इसके ऊपर। वरना ऑल्टरनेटिव ये जो तरीका है, कानूनी तरीका, वो ये है कि अगर ऐसी कोई बात हुई जो कि मरीम नवाज या उनके वालिद साहब के जो केस में उनको फ़ायदा मिल सकता है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप जब अपील में हैं तो उसमें आप एक एप्लीकेशन फाइल करें और रिक्विजिट प्रूफ कोर्ट के सामने पेश कर दें कि जी ये शख्स जो था ये प्रेजुडिस था, इसने ये जो फैसले किए वो प्रेजुडिस तरीके से किए और सही नहीं थे, और जो सबूत उसकी ये है मेरे पास। नहीं, इसमें शाइख उस्मानी साहब आप चूंकि जज भी रहे हैं, ये फरमाइएगा कि मरीम नवाज साहिबा के क्या माने हैं कि वो इसको अपनी उस दरख्वास्त का हिस्सा नहीं बना रही। वो ये बात कह रही हैं कि वक्त आएगा तो मैं इसको शायद बना भी लूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है ना। देखिए, एसेंशियली बात यह है कि अगर वो उसको अपनी दरख्वास्त का हिस्सा बना करके दरख्वास्त फाइल करती हैं तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ कि जो चीज़ उन्होंने पेश की है कोर्ट के सामने वो उन पर है। उनको सबूत देना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि ये सही है। उसके लिए वो एविडेंस बुलानी पड़ेगी जहाँ से भी चाहें, वो जो फोरेंसिक कंपनीज की लोगों को बुलाना पड़ेगा कोर्ट में, आके एविडेंस दिलवानी पड़ेगी। और अगर फर्ज किया वो गलत साबित हुई वो वीडियो, तो इनका सारा करियर खराब हो जाएगा मरीम नवाज साहिबा। तो ये सब चीज़ें सोच करके उन्होंने ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है एसेंशियली, कि वो चाहती हैं कि ये मैं देख रहा हूँ कि जो चंद दिनों में जो बातें हो रही हैं, अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि वो किसी तरीके से कोर्ट इसको नोटिस दे ले ताकि हमारे पर से जिम्मेदारी खत्म हो जाए, कोर्ट फैसला कर। अब आखिरी सवाल ये फरमा दीजिए
کہ آپ کے نظر میں کیا طریقہ کار ہے؟ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ جو ایک تاثر اب بڑھ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ دباؤ کے تحت فیصلے کرتی ہے، فیصلے لیے جاتے ہیں، اس کا سدباب ہو سکے؟ پاکستان بار کونسل بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی سابق جو غیر متنازع چیف جسٹس ہوں ان کی سربراہی میں کوئی ٹروتھ کمیشن بنا دیا جائے۔ نہیں، وہ تو آپ جو مرضی کہہ لیں بات کرنے کے لیے، لیکن جو طریقہ قانونی طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ جس شخص کو فائدہ ہے ان چیزوں سے اس کو کورٹ پہ خود جانا پڑے گا، ورنہ اگر ایسے ہونے لگے تو ہر ایک کیس میں نے ہزار دفعہ دیکھا ہے جب کورٹ سے باہر نکلتے ہیں دو شخص جن کا کیس کا فیصلہ ہو گیا، تو جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے یہ اس نے پیسے کھا لیے، جج نے پیسے کھا لیے، وہ فوراً کہتے ہیں لوگ یہی۔ اور تو اگر اس طرح سے کس طرح آج کل کے زمانے میں چونکہ ویڈیو کلپس اور دس کلپس اور دیٹ کلپ، پہلے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، یہ موجود ہیں، تو ہر کیس میں لوگ ویڈیو کلپس لے آئیں گے، کہیں گے جی یہ جج جو تھا یہ بے ایمان تھا۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اس سے تو جوڈیشل نظام بیٹھ جائے گا آپ کا۔ جس کو گریونس ہے وہ جائے، اپنے پروف لے کے جائے کورٹ کے اندر، اگر صحیح ہے تو کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور ان کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اجلاس بھی جو ہیں وہ گفتن، نشستن، برخاستن کے مترادف ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو حتمی فیصلے ہیں وہ التوا کا شکار ہیں، وہ مؤخر ہیں۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کے اندر ہیں، بیان بازی کی حد تک تو ان کے معاملات جو ہیں وہ یقیناً دکھائی یہ دیتے ہیں کہ جیسے حکومت کو وہ بہت ٹف ٹائم دیں گے، لیکن جب حقیقی مراحل آتے ہیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ حکومت اپنے بلز نکلوانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ سینٹ کے اندر اپوزیشن کی اکثریت ہے، وہاں بھی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ جو یہ کہا گیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم مزاحمت کریں گے، عوام جو ہیں مہنگائی تلے پس رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، ہجان کا شکار ہیں، اور ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ عمل ہے، گورننس کا فقدان ہے۔ لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ باتوں کی حد تک تو محدود ہیں۔ گزشتہ دسمبر سے دی جانے والی تاریخیں جو ہیں وہ اب دسمبر کے اندر داخل ہوا چاہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اگر پی ڈی ایم کو دیکھا جائے، جس کی جو بڑی جماعت ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، وہ اپنے معاملات کو لے کر کچھ اور طریقے سے کھیل کھیلنے میں مشغول ہے، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو سیاسی مزاحمت ہے، جو ایک سیاسی جماعت کا کلچر ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر سیاسی معاشرے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے اجتناب جو ہے وہ برتا جا رہا ہے۔ جتنے مظاہرے ہوئے یا جتنے احتجاج ہوئے، جتنے جلسے ہوئے، اگر ان کی موثریت کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم حتمی فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ظاہر ہے اس سلسلے میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ حکومت جو ہے دوسری جانب وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل بھی نکال لے گئی، وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق بھی دلا گئی، اور ظاہر ہے کہ اب عمران خان صاحب اس بات پر پرعزم ہیں کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہوں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق ملے گا۔ اپوزیشن جو ہے وہ صرف دیکھتی رہ گئی یا بات کرتی رہ گئی۔ اب آگے کے جو مراحل ہیں جس کے اندر پی ڈی ایم اپنی ایک سوچ لے کر چل رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ دوسری ایک مؤثر پارلیمنٹ کے اندر جماعت ہے، ایک قوت رکھتی ہے، وہ اپنی ایک حکمت عملی لے کر چل رہی ہے۔ بظاہر اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر اکٹھی ہے، لیکن جس طریقے کی وہ اکٹھی ہے وہ بھی جب امتحان کا وقت آتا ہے تو نظر آ جاتا ہے۔ اب کیا حکومت جو ہے جس راستے پر اور جس ڈگر پر چل رہی ہے وہ چلتی رہے، اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہے، اور الیکشن جو ہے وہ 2023 میں اپنے وقت پر ہوں گے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے
وہ محض گفت و شنید ہے، یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب، ترجمان ہیں پی ڈی ایم کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت بسرا صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ میں ذرا حمداللہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ پی ڈی ایم کا اجلاس جب ہونا ہوتا ہے نا، ایک ہوا کریٹ ہوئی ہوتی ہے کہ اب اس میں سے ایک ایسا زلزلہ نکل کر آئے گا کہ جو عمران خان کی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ جب آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے باہر آتے ہیں تو اس وقت جو سب کے چہروں پہ ایک مردنی چھائی ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ مطلب آپ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نجیم بھائی۔ پی ڈی ایم میرے خیال میں صرف ہوا نہیں ہے، پی ڈی ایم ایک حقیقت بن چکی ہے۔ پی ڈی ایم 8 جماعتوں کی اتحاد اور ایک تحریک کا نام ہے۔ پی ڈی ایم 22 کروڑ عوام کی آواز بن چکی ہے۔ پی ڈی ایم 22 کروڑ کی امیدوں کی اور امنگوں کی ترجمان بن چکی ہے۔ لہٰذا جب بھی پی ڈی ایم وجود میں آئی ہے، ایک حقیقت کو ہم نے تسلیم کرنا ہے کہ 22 کروڑ عوام پی ڈی ایم کی بیانیے کو وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ جو زلزلہ آپ ایوانوں میں لانے کی بات کرتے ہیں وہ آتا نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ بالکل چہرے اترے ہوئے ہیں، نہ وہ جوش ہے نہ وہ جذبہ ہے جو اپوزیشن کی ایک قوت ہوتا ہے بنیادی طور پہ، جو آپ لوگوں نے عوام کو اگر اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے تو پھر وہ طاقت چاہیے نا اندر کی۔ دیکھیے عوام ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے عوام، آپ باہر پوچھیے عوام سے کہ وہ اس حکومت سے مطمئن ہے کیا؟ باہر عوام سے آپ پوچھئے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہ کسی اور کی حکومت ہے۔ حافظ صاحب کیا یہ آپ کیا حکومت کر رہے ہیں؟ فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے میں آ رہا ہوں، کیا عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کون چلا رہا ہے؟ کون ہے یہ حکومت کی باگڈور کس کے پاس ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جو فیصلے کیے ہیں، جو جمہوری طریقے سے، جمہوری انداز سے انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے پورے ملک میں، اس نے یہاں تک کامیابی حاصل کی ہے کہ جس پارٹی کو، جس حکومت کو مسلط کی گئی ہے، جس نے بھی مسلط کی ہے وہ بھی ناکام اور مہرہ بھی ناکام۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 6 دسمبر کو جلسے، جلوس، مظاہرے، ریلیاں، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف وغیرہ وغیرہ، لا قانونیت کے خلاف۔ اب جو 6 دسمبر کو اجلاس ہوگا انشاءاللہ العزیز، پی ڈی ایم جس طرح قوم کی امیدیں پی ڈی ایم سے وابستہ ہے، ان کی نظریں پی ڈی ایم پر ہے، انشاءاللہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے 6 دسمبر کو ایک ایسے فیصلے سامنے آئے گی جو خود بخود قوم، میڈیا اور تمام لوگ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ پی ڈی ایم واقعی قوم کی زبان اور قوم کی آواز ہے۔ نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ بس یہ اب آخری لمحات آگے ہیں، فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس فیصلہ کن گھڑی میں شامل ہوگی، یا آپ کا جو پارلیمنٹ سے باہر کا طریقہ کار ہے وہ ایک الگ ہوگا، اس کی اپنی نوعیت ہوگی، اس کی اپنی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں بات سنیں، بڑی معذرت کے ساتھ 6 دسمبر کا انتظار ہم سب کو رہے گا، لیکن میں نے سنا ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے یہ مطالبہ بھی ہوا ہے کہ جی الیکشن 22 کو ہونے چاہیے، 2022 کو۔ یہ وہی ڈیمانڈ ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن کرواؤ۔ اب الیکشن کرانے کے لیے کیا پریشر ڈالا جا سکتا ہے؟ اس میں تو کبھی لانگ مارچ کی بات کر کے اس کو پوسٹ پون کیا گیا، جو میری سمجھ کے مطابق مناسب نہیں تھا۔ اگر یہ 6-8 مہینے پہلے اگر اس طرح سے ہو جاتا تو ہو سکتا ہے پاکستان کی اس حکومت پر تھوڑا سا اور زیادہ پریشر ہوتا اور وہ چیزیں نہ کر پاتی جو انہوں نے پے در پہ عوام کے ساتھ عذاب کے طور پر نازل ہو کر اور بم پھاڑے ہیں۔
अभी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से बाहर अपने अपने इज्तिमा लगा रही है, अवाम से राब्ता किए हुए है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। उसमें पीडीएम की जो जमातें हैं, जेयूआई भी अपने तौर पर अवाम से राब्ते में है। कभी वो अपने तौर पर अवाम से राब्ते में होते हैं, या अपने इजलास को या अपने जुलूस को या जलसों को पीडीएम का नाम दे देते हैं। ये बुनियादी चीज़ है जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती रहती है, और तुमको करते रहना चाहिए। अगर कोई पार्टी ये जलसे भी नहीं करती तो फिर तो और भी बहुत कमज़ोरी का एक तासुर बन जाता है। रही बात कि वो क्या फैसले होंगे जिसकी वजह से आगे बात बढ़ेगी, क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी या नहीं होगी, ये है पीडीएम और पीपल्स पार्टी के बीच में बातचीत का वो तरीका जो किसी न किसी ने उठाना होगा। हमने तो खुद जाके लीडर ऑफ अपोजिशन के घर जाके उसको कहा था कि हम आपके साथ हैं और हम नेशनल असेंबली में या सेनेट में आपके साथ खड़े रहेंगे, आइए मिलकर उनको टफ टाइम देते हैं। अब टफ टाइम देने पर कभी पीएमएल-एन के कुछ मेंबरान कम होते हैं, कभी हमारे कम होते हैं। ये दोनों पार्टियों के मेंबरान जो हैं वो 100% अगर हाजिरी दें तो मार्जिन और नैरो हो जाएगा। लेकिन हुकूमत जो है बैठी हुई उसके पास मेजॉरिटी है, और इत्तेहादी जो हैं वो उनके साथ निकले नहीं हैं, उनमें से निकल नहीं आ रहे हैं, और इस तरह से हम वो बिल रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब, क्योंकि ये जो आपने बात की है उनके काम हमारे काम, इसके पीछे भी ज़रा कुछ सवाल हैं आपसे करते हैं। शौकत बसरा साहब, आपकी हुकूमत को ये एहसास है कि वो कितने दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो कहाँ पर लाकर खड़ी कर दी गई है? डॉलर जो है वो 176 पर है, महंगाई आपके शौकत तरीन साहब कहते रहे 9%, ये 12 और 17% से कम नहीं है इन्फ्लेशन रेट जो है। और जिस तरीके से अब आगे आपने बढ़ना है, आगे तो आने वाले 3 महीने और खौफनाक है। अगर पेट्रोलियम लेवी को मिला लें, आपके जो इस्तिस्ना टैक्सेशन की है उसको कम कर लें, बिजली की कीमत को बढ़ा लें, ये 850 अरब रुपए का दबाव है। शौकत बसरा साहब कैसे सामना करेंगे? लेकिन नदीम भाई, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। इकानमी की रिवाइवल बहुत बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमत के लिए, और महंगाई ही सबसे बड़ा इशू है तहरीक इंसाफ के लिए। और उसके लिए अगर हुकूमत को रियलाइजेशन नहीं है तो और किसको हो सकती है? हम गली मोहल्लों के कारकुन हैं, हम इलाकों में जाते हैं, महंगाई के ऊपर बात होती है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारी हुकूमत का पूरा फोकस इसके ऊपर है। अगर उसके ऊपर फोकस सर, अगर आप ना फोकस करें ना तो महंगाई कम हो। नहीं नदीम भाई, ये नहीं हो सकती। कभी लाइटर नोटा बात कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर गुजारिश करूँ, जितना आप फोकस कर रहे हैं उतनी महंगाई बढ़ रही है। हर मंगल को कैबिनेट मीटिंग होती है, वज़ीर-ए-आज़म साहब बात महंगाई से शुरू करते हैं और महंगाई पे ख़त्म करते हैं। उसके लिए हमने, अगर मैं बात क्यों कहना चाहता हूँ कि अगर एहसास ना हो तो हेल्थ कार्ड क्यों दें, अगर एहसास ना हो तो कामयाब नौजवान प्रोग्राम पे इतना, आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसके ऊपर बात की है। अगर एहसास ना हो तो क्यों हेल्थ कार्ड, दूसरा आपका जो लोनिंग प्रोग्राम है हम लोग उसको लेकर आएंगे। अगर एहसास ना हो तो क्यों हम लोग ये जो अभी सब्सिडी दे रहे हैं 3-4 चीज़ों पे जो ख़ास तौर पे आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, आटा है, चीनी है, घी है, उसके ऊपर भी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें हम बिल्कुल इनकार नहीं करते। लेकिन नदीम भाई, गुजारिश सिर्फ ये करने की है कि अपोजिशन है, अपोजिशन का हक है, जलसा करे, जुलूस करे, लॉन्ग मार्च करे, शॉर्ट मार्च करे, तहरीक में इत्मीनान लेकर आएँ, ये अपोजिशन का हक है। दोनों मेरे सीनियर्स हैं, मुझे उनका बहुत एहतराम है। लेकिन आप देख लीजिए कि 3.5 साल से यही बातें हो रही हैं कि सुबह उठेंगे तो हुकूमत नहीं होगी। तो अमली तौर पर अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन रिज़ल्ट जो है आपने पहले भी देख लिया, हमने भी देख लिया है कि जो अपोजिशन है, अभी भी आप देख लें कि अपोजिशन जो है वो मेरे ख्याल में अपोजिशन ही अपोजिशन को ये एहसास हो रहा है थोड़ी सी फिजा बदली है, हवा जो है वो कुछ और रुख की चली तो देखिए, उनका, मैं फिर कह रहा हूँ, वो उनका आईनी जमहूरी हक है, हर हक को अवेल करें। अगर हम लोग फर्स्ट मैं लाइटर नोट पे कहता हूँ, ये सेनेट में लेकर आए थे तहरीक में इत्मीनान, मेजॉरिटी थी वहाँ पे, लूज़ कर गए, आपस में लड़ पड़े। अब भी ये ले आए, अभी जॉइंट सेशन पे क्या बातें हो रही थी, खुद मैंने सुना बहुत सारे इनके लोगों को, खासतौर पर नून लीग को, कि 26 लोग पीटीआई के हमारे साथ राब्ते में हैं, ये यहाँ पे पास नहीं होंगे बिल पास हुए। उन्हें ये बल्कि ये कहा जा रहा था
کہ جب وزیر اعظم صاحب بل نہیں پاس کروا سکے تو ہو سکے اسمبلی توڑ دیں گے وہ، لیکن وہاں پہ ہم نے تمام بل اپنے پاس کروائے، میجورٹی کے ساتھ کروائے. ابھی بھی یہ تحریک وہ آپ نے پاس کروائے تھے؟ تو کس نے پاس کروائے ہیں؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کھل کے بات کریں نا، کس کے پاس کروائے ہیں؟ وہاں پہ ایم این ایز تھے، وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا ہے، ان کے خلاف ووٹ ہوئے ہیں، بلکہ ان کے 16 لوگ. اب مجھے اگر میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے مجھے سوال کیا نا، وہ 16 لوگ کس نے غائب کیا تو مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقت میں. ویلکم بیک. اس میں نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ بات کرتے ہیں ان کے غیر حاضر ہو گئے، ہمارے غیر حاضر ہو گئے، آخر کوئی غیر حاضری کی وجہ بھی تو پوچھے کہ آپ کیوں غیر حاضر ہو گئے تھے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حتمی مرحلے کے اوپر پی ڈی ایم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی ایسا دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جس میں حکومت جو ہے وہ مضطرب دکھائی دے یا اس کو خدشات لاحق ہو جائیں؟ دیکھیں سر، اجلاسوں میں شرکت وہ 15 لوگ یا 16 لوگ، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے تھے. میں صرف جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے 4 ارکان غیر حاضر تھے. اگر یہ 16 تھے تو باقی دوسروں کے تھے، اور 4 ارکان نے بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کیا ہوگا. سکندر مہندرو بہت بیمار پڑے ہیں، یوسف ٹالپور صاحب تھے، نوید قمر پتہ نہیں شاید ملک سے باہر سے، پتہ نہیں کیا تھا، یہ کچھ اس طرح کی باتیں تھیں. لیکن اگر سارے اکٹھے بھی ہو جاتے تو بھی قومی اسمبلی میں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 178 یا 179 ممبرز ہیں، حکومت بنتی ہے 172 پر، تو 4-5 تو زیادہ تھے ہی تھے. تو اس پہ بحث کرنے کے میں سمجھتا ہوں بات نہیں ہوتی. ہاں اتحادیوں میں سے اگر کوئی ناراض ہوتا تو پھر تو آسان بات ہے. وہ اتحادی ابھی تک ان سے ناراض نہیں ہے، ان کو منا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ کر لیتے ہیں. اے ٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم. رہی بات دوسری کہ پی ڈی ایم نے ابھی تک کچھ بتایا نہیں کہ وہ کیا اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہم اپنے طور پر جدوجہد میں ہیں مصروف. ہم نے یہ سوچا تھا کہ جی اپوزیشن اگر اکٹھی ہوگی تو آواز میں کوئی وزن پیدا ہوگا، قوم میں اعتماد آئے گا، قوم آگے ہمارے کہنے پر آگے چل پڑ سکتی ہے. لیکن ہم نے خود سے اس قوم کو تھوڑا بہت مایوس بھی کیا. نہیں نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی ترجمانی کر پائی ہے؟ دکھائی یہ دیتا ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنے مفادات کی یرغمال ہیں اور اس کو عوامی جو مسائل ہیں اس کو ڈھال بنانا چاہ رہے ہیں، اور عوام اب اس چیز کو شاید نہیں مان رہے. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ عوام اس عذاب سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ عذاب این سے عمران اور این سے عارف علوی اور این سے عثمان بوزدار اور این سے عمران اسماعیل، اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ رہے، الیکشنز ہو جائیں اور ہمیں کوئی بہتر عوام دوستی کا ثبوت دینے والا کوئی حکومت آ جائے. عوام یہ چاہتے ہیں. اب اس میں عوام شاید کبھی کبھی تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم انتظار کیوں کریں، جو کل کرنا ہے وہ آج کیوں نہ کریں. عوام اس حد تک بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ ہوتا تب ہے جب عوام کا اعتماد رہے سیاسی پارٹیوں پر. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے سینئر ہیں یہ تو بد دعاؤں پہ آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے نہ ہی سمجھے. کھوڑو صاحب ہمارے سینئر ہیں. جی نثار کھوڑو صاحب. بسرا صاحب میں معافی چاہتا ہوں، لیکن عوام کی بات کر رہا تھا. نہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا، عذاب سے جان چھٹ، یعنی کہ بات اگر عوام تک آ گئی تو تواڈے لو نہ ہی سمجھیے نا. پھر دیکھیں میں نے تو کہا کہ بھائی این کے لوگوں کو یاد کیا میں نے کہ این سے کون کون ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں حمداللہ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں
लाने के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ाती ज़िद है कोई कि मुस्लिम लीग नवाज़ को एतराज़ है, मसला क्या है? नहीं नजीम भाई, मेरे ख़्याल में ये मसला अभी बहुत पुराना हो चुका है और बात आगे बढ़ गई है। हमने PDM में वो इब्तिदा के अलावा इब्तिदाई जो मरहला था, बार बार कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा हो और अपने फैसलों पर नज़र षानी करे, बार बार हम कहते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने और ANP ने PDM से अपने रास्ते अलग किए। अभी हमारे जितने भी इजलासात मीटिंग्स हुए हैं PDM की, कभी भी उसमें पीपल्स पार्टी और ANP किसी भी हैसियत में, किसी भी शक्ल में नेगेटिव या पॉजिटिव वो ज़िरबस नहीं आया है। अच्छा, जिक्र ही नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी ANP को साथ लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल जिक्र ही नहीं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ जिक्र ही नहीं हुआ है। पिछली दफ़ा बिलावल साहब आए थे, फिर कम कहा मौलाना साहब ने। वो पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातें जितने भी थे वो PDM के हिस्सा थे या नहीं थे, वो सारे इकट्ठे थे और हुकूमत के जो गैर कानूनी और रूल्स के ख़िलाफ़ जो कानून साजी वो करने जा रही थी, तो उसमें खैर सगाली और शुक्रिया के तौर पर मौलाना साहब के पास आया। इसके अलावा न उन्होंने PDM में आने की, न मौलाना साहब ने उनको दावत देने की, न PDM की मीटिंगों में PTI ज़िरबास रही है। अब एक छोटा सा सवाल फिर मैं एक बात कर लूँ। जब पीपल्स पार्टी और ANP ने अपने रास्ते अलग किए PDM से, अब आना न आना ये बाल अब उनकी कोर्ट में है कि वो क्या फैसला करेंगे। ये फरमाएं 6 दिसंबर को आप करना क्या चाह रहे हैं? आप लॉन्ग मार्च करेंगे, देखिए इस्तीफे देंगे, क्या करेंगे? मैं आपको एक बात मतलब अगर जलसे करते हैं कोई बड़ी बात नहीं, आप वो रैलियां निकालते हैं, ये भी कोई नॉर्मल रूटीन की बात है। हाँ, फैसला ये है लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफे देने हैं, ये दो अवामिल हैं। देखिए हमने सामने दो चीज़ें रखी हैं, एक है मौजूदा हुकूमत और इमरान खान, और दूसरा है पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सालमियत और 22 करोड़ आवाम। अगर हम एक तरफ ये बाना बना के कि जमहूरियत है, मैंडेट है, हुकूमत है, 5 साल पूरी होने दे, तो उधर पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, 22 करोड़ आवाम मुशक्क़त में है, उनकी ज़िंदगी, उनका जीना मुश्किल हो गया, वो सफ़र, मईशत आपकी ज़मीन बोस हो रही है। तो इसलिए हमने ऐसे ठोस फैसले करने, तजावीज़ हमने मुरतब की है जिसमें लॉन्ग मार्च, जलसे, पैजाम हड़ताल, शटर डाउन से लेकर इस्तीफों तक ये तमाम ऑप्शंस मौजूद है। 6 दिसंबर को फाइनल फैसला क्या होगा ये आपके सामने है। अब शौकत बसरा साहब, रह गए हैं आपके 2-1 साल। अब इस 2 साल में अगर ये कोई ऐसी हिकमत अमली वज़ा करते हैं कि कहते हैं अच्छा ठीक है जी, हम जनवरी में चलते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं और हम 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, उसके बाद सारी असम्बलियों से ये इस्तीफे दे के निकल जाते हैं, तो आपके हाथ में तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। नदीम भाई, क्यों ज़बरदस्ती आप इनसे इस्तीफे भी दिलवाना चाहते हैं, इनको लॉन्ग मार्च भी करवाना चाहते हैं? वो नहीं करना चाहते तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप? और दूसरी बात, देखिए मैं इनको अपोजिशन ये कहूँगा, आप 2 साल में रह गए, 1.5 साल रह गए, इनको कॉन्सनट्रेट करना चाहिए, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, हमें नैब कवानीन के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें इकानमी पे बहुत सीरियस इशू है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अब 1.5 साल आपने सियासत के अंदर इतनी नफ़रत पैदा कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलग जजीरा बन गया है और बाकी सारी सियासी जमातें एक और जजीरा बन गई। देखें, सियासत में इख्तलाफात भी होते हैं, सियासत में लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है, ये इसको अलग छोड़ दें। एक फोरम पार्लियामेंट का मौजूद है, उसके ऊपर हम अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स के पे क्या कह रहे हैं इनको? अगर हम कह रहे हैं कि दुनिया टेक्नोलॉजी पे जा रही है, स्पीकर वादा करता है अगले दिन पता चलता है। स्पीकर देखें, स्पीकर साहब ने बाकायदा तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को मीटिंग्स के लिए बुलाया, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में लोग गए। आज EVM पे पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है टेक्नोलॉजी पे। अभी देखें ना, मौलाना साहब हमारे बड़े हैं, उनके हाथ में ये मोबाइल जो पकड़ा है वो स्मार्टफोन है। अगर तो ये स्मार्टफोन इतना ही गंदा हो तो हमें पुराने फोनों पे रहना चाहिए। देखिए, ये स्मार्टफोन का ही कमाल है कि ये ऑडियो लीक्स हो रही है, ऑडियो लीक्स हो रही है। ये स्मार्टफोन के ही कमाल है कि हैकिंग हो रही है और सारा कुछ निकल रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आप सिंगल पार्टी एक बिल्कुल मार्जिनल मेजॉरिटी की बुनियाद पर फैसला करेगी तो फैसला आप नहीं समझते मुतनाज़ा होगा और वो इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं,
70 साल से जो इलेक्शन हुए हैं, पहले आमरीत रही, इलेक्शन हुए, किसी ने जब को जीत गया वो इलेक्शन फ्री थे, वो इलेक्शन थे, जहां हार गए वो सिलेक्शन थी। अभी भी आप देख लें, जहां अपोजिशन जीती है वहां पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, जहां हार गए हैं वहां पे धांधली हुई है। जब तक ये वज़ीर आज़म नहीं बनते, सदर नहीं बनते, वज़ीर आला नहीं बनते, MN MP नहीं बनते, इलेक्शन में धांधली होती रहेगी। इसका हल क्या है? इसका हल क्या है नदीम भाई? मैं आज भी कहता हूँ, मेरे बहुत दोनों सीनियर हैं, हमें आगे सोचना चाहिए, हमें मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत हो, आइन की पासदारी हो। दुनिया अभी 6 महीने पहले कनाडा में इलेक्शन हुआ है, किस पे हुआ है? EVM पे हुआ है। अपोजिशन मुतालबा करे वो EVM लेकर आए। 4 मुल्क हैं सर, आपके पास सरमाया। सर सुन लें, वो भी सुन लें, 7 अरब, टोटल 7 अरब आपकी आबादी है। 3.5 अरब में आपके पार्लियामेंट्री निज़ाम है। 3.5 अरब में से इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो शिफ्ट हो रही है पे EVM पे। इंडिया आपके साथ है। कितनी रियासतों में? कितनी रियासतों में? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इंडिया में क्या काम शुरू कितनी रियासतों नदीम भाई में? शुरू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी हम्दुल्ला साहब। देखिए, बात यह है कि मेरे भाई कहते हैं बसरत साहब कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इस तमाम चीज़ों को हल करने की तरफ जा रहे हैं, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करने की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ने आपकी इंतखाबी इस्लाहात, आपकी EVMs पर 37 एतराज़ात उठाए, उसमें से 14 वो थे जो आइन और क़ानून से मुताल्लिक़ थे। आपने पार्लियामेंट के अंदर, सीनेट की कायमा कमेटी के अंदर आपके वज़रा ने उनको गालियाँ दी, उनकी तज़लील की, इदारे पर हमले की कोशिश की, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लगातार की। आपने मेरी नहीं सुनी आपने। मैं अपोजिशन हूँ, मैं डाकू हूँ, आपके मुताबिक मैं चोर हूँ, इससे मैं बात नहीं करता, हाथ नहीं मिलाता। आप तो इलेक्शन कमीशन को तो सुनते हैं, आपने उनको भी नहीं सुना। उनके एतराज़ात को आपने लाया भी नहीं, खातर में भी नहीं लाया। आप पार्लियामेंट में आ गए। आपने देखिए, जॉइंट सेशन कब बुलाया जाता है? जब असम्बली से एक कानून जाती है, सीनेट में वहाँ नहीं होती, फिर आप आते हैं असम्बली में। लेकिन ये कवानीन तो आप डायरेक्ट असम्बली में आ गए। आपने कैसे जॉइंट सेशन बना के उसको बुलाइए? तो आइन के आर्टिकल 70 के खिलाफ। एक जुमला और, आप साफ और शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं। जब आप इंतखाबी असलाहात, EVM वगैरह वगैरह एक गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से मंजूर कराने की कोशिश करते हैं, पास करने की कोशिश करते हैं, मुतनाज़ा बुनियाद रखते हैं, तो एक मुतनाज़ा कानून साजी से तुम कैसे गैर मुतनाज़ा इलेक्शन करवा सकते हो? आपने तो दांधली की बुनियाद रख ली। अभी से दांधली की बुनियाद रख ली। दोनों मेरे सीनियर्स हैं। आज कानून को पास हुए मेरा हफ्ता गुजर गया है, इन्होंने ऐलान किया था हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर हमने कोई गैर आइनी काम किया है तो ये जाए ना सुप्रीम कोर्ट में, मैं वो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। मैं खोड़ो साहब आपसे यही सवाल करना चाह रहा था। बिलावल भुट्टो साहब ने उस मुश्तरका इजलास के मौके पर फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? और अगर इसी हुकूमत ने तो इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन करवाना है तो फिर आप इलेक्शन का क्या करेंगे? सब पार्टियों ने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माफ कीजिएगा, ये हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। बिल्कुल एग्री। ये इलेक्शन जब होगी तो ये हुकूमत नहीं होगी। दुरुस्त बात है। उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, इमरान खान नहीं रहेगा वजीर आजम, और इलेक्शन कमीशन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। एग्जेक्टिव की उसके अंडर होता है, जुडिशरी भी उसके अंदर होती है, और इलेक्शन सारे इंतजामात उसके करने के वो होते हैं जिम्मेदार। वो होते हैं जिम्मेदार कि इलेक्शन किस तरह से ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर हो। हुकूमत नहीं होगी उस वक्त। ये इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात में दखल अंदाजी की है इन्होंने। लेकिन निसार खोड़ो साहब, कानून साजी तो होगी ना, उन्होंने फैसला कर लिया, पार्लियामेंट ने बिल मंजूर किया। जनाब आली, पार्लियामेंट ने मंजूर किया हो, अब ये किसके जुमरे में? क्या इलेक्शन कमीशन को ये ज़बरदस्ती ये उठाने पे मजबूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या इलेक्शन कमीशन इसको एवेल्यूएट करके अपने रिमार्क्स में रिजेक्ट या अप्रूव करने का हक रखती है कि नहीं रखती? मैं करूं बात? शौकत बस देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसके इस पे जवाब देने लगा हूं। पहली बात तो बिल्कुल निसार खोड़ साहब ने दुरुस्त कहा, उस वक्त सेटअप होगा अबूरी, वो इलेक्शन करवाएगा, हम नहीं करवाएंगे। दूसरी बात, कानून साजी जो पार्लियामेंट ने की है, इदारे बाउंड है उसके, इलेक्शन कमीशन बाउंड है उसका कि उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम पार्टियों की, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी थी,
मौलाना साहब के बेटे खड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग, सब ने कहा हम चैलेंज करेंगे, ये गैर आईनी हो गया है, ये गैर कानूनी हो गया है, ये गैर जमहूरी हो गया है। तो अब करें चैलेंज। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कह देती है, क्योंकि कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, इदारों का काम उन पे अमल करना है, वो गैर आईनी काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हम उसके ऑर्डर को ऑनर करेंगे। निसार खोड़ो साहब, अगर इलेक्शन कमीशन के साथ आप जो कमेटी मामला चल पड़ा है, अगर वो एग्री कर जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे? जनाब आली, मैंने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन का अभी इस पर कोई फैसला आना है या मनोन तस्लीम कर लेगी इलेक्शन कमीशन, ये तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए ना। समझे बात, अभी कानून मल बन गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये ऑब्जर्वेशन क्यों दी कि बलूचिस्तान में इंटरनेट ही नहीं है, हमारे पास इलिटरेसी का मसला है, हमारे पास 14-15 चीजें और करनी है उसके बाद, और फिर ये क्यों कहा कि जी ईवीएम पर पता नहीं है इलेक्शन हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा? अगर उनको अख्तियार नहीं है ये कहने का तो ये क्यों कहा? हम्दुल्ला साहब, कानून साजी हो जाने के बावजूद, कानून साजी हो जाने के बावजूद उन्होंने ये रिमार्क क्यों दिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, मद्देनजर या अपोजिशन हो, मद्देनजर आईन है, रूल्स है, कानून तो है, लेकिन साहब अब बातें सारे मैं ये रहा हूँ ना, जो कानून साजी, तो यही मैं कह रहा हूँ। जब इलेक्शन तो फिर करें चैलेंज अगर आपको इतराज है। आजाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। आज से 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने ये एतराजात उठाए। नहीं, अब तो वो शामिल हो गया है ना, कमेटियां बन गई हैं, वो एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनके पास करने से वो नहीं हो सकता। जब आप एक तरफ 3 करोड़ 4 करोड़ पर मुश्तमिल अपोजिशन जमातें जो वोट ले चुकी है उसको नज़रअंदाज करके एक आज़ाद इदारा इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को, उनकी खदशात को नज़रअंदाज करके फिर आप इलेक्शन कैसे करेंगे? नदीम भाई, मैं यहाँ पे बड़ी माजरत के साथ डिसएग्री करूँगा मौलाना साहब से। इलेक्शन कमीशन बाउंड है, जो पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है जिसने कानून साजी की है। अब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त डायलॉग किस बात का चल रहा है कि अब इस पे अमल दरामद किस तरह करना है, इस पे काम किस तरह होना है। अभी भी मैं कहता हूं कि ये सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए बातें ना करें ना। अगर हम कोई गैर आईनी कर बैठे हैं, हमने सुप्रीम आइन में क्या लिखा है, अगर हमने ज्वाइंट सेशन बुलाया है तो हमने मेजॉरिटी के बलबूते पे उसको किया है। जाएं, चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर देगी और चैलेंज करें। वो देखने के बाद मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया हम्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।